हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और आप पॉकेट पढ़ाई पर। तो सबसे पहले ना वीडियो को अभी ही लाइक कर दो, क्योंकि बिलीव मी आज का सेशन भी झकास रहने वाला है। और चैनल प्रीति मंडियाल पॉकेट पढ़ाई को सब्सक्राइब कर लो, आपका अपना चैनल है। और दोस्तों, आपका बहुत ही अपना खूबसूरत परिवार है पॉकेट पढ़ाई प्रीति मलियाल का। फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बोले तो झक्कास फॉलो कर लो। और क्या आप आने वाले किसी भी नेट, किसी भी स्टेट के सेट, एमपी, राजस्थान या एमफिल पीएचडी की तैयारी करना चाहते हैं एंट्रेंस की, और आप चाहते हैं कि इंडिया का सबसे बेस्ट कंटेंट आपको मिले, वो भी सबसे सस्ता, सबसे पॉकेट फ्रेंडली रेट पे, सच्ची को, तो ना ये पॉकेट फ्रेंडली ऐप है। इसका लिंक ना मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे उसे डाउनलोड कर लो। माइंड ब्लोइंग कोर्सेज आपका वहाँ वेट कर रहे हैं। वहाँ पे मुझे मैसेज कर लो, मैं आपको खुद अच्छे से गाइड करूँगी, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। या हमारा व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बिंदास मैसेज करने का और अपनी क्वारी का सॉल्यूशन लेके जाने का। हम बैठे यहाँ पे इसीलिए हैं कि इंडिया पे सबसे बेस्ट कंटेंट दे, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता, जो इंडिया में कहीं नहीं। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, क्योंकि सारी प्रमोशन हो चुकी है। प्रमोशन करेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। चलिए, तो दोस्तों आज हम आगे बढ़ेंगे और समय का पता नहीं चला। हमने अपनी चौसर एज की, एलिजाबेथन एज की, जाकोबियन एज की, पुरितन एज की, एंड आप जानते हैं आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिस्टोरेशन एज। ठीक है, हंसते हंसते कट जाएंगे हमारी पढ़ाई के रास्ते रिस्टोरेशन एज के। ठीक है, तो इस एज को हम बहुत खूबसूरती से लेंगे, एक एक करके इसके जो भी राइटर्स हैं, वर्क हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, लेंगे और अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इसकी इंट्रोडक्शन आपको दूं और जो मैंने आज पढ़ाना है पढ़ाऊं, ध्यान रखना, मैं फिर से आपको रिमाइंडर दे रही हूँ, जैसे ताली दो हाथों से बजती है ना, एक से नहीं बज सकती है ना, राइट। वैसे ही ये जो लर्निंग प्रोसेस होता है, जब आप अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो ये भी टू वे प्रोसेस है। एक है टीचर, उसका बेहतरीन वे से आपको पढ़ाना, गाइड करना, और एक है आप कि जो भी आपको पढ़ाया गया है आप उसको अच्छे से फॉलो करें, समझें, तो ही बात बन पाएगी। ठीक है, तो अपने लेवल पे इंडिया का बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। ये पिक्टोरियल है, कलरफुल है, पॉइंट्स में है, हाईलाइटेड है, और टेक्निक्स, हर टेक्निक मैं आपको दे रही हूँ। वो सभी टिप्स ट्रिक्स टेक्निक आपको क्लास में याद हो जाए, मज़ा आए, क्रिएटिव लगे, क्लियरिटी हो, मोटिवेटेड फील हो, तो मैं अपना 100% दे रही हूँ। और साथ में आपको गाइड कर रही हूँ कि हिंग लगे ना फटकरी, कैसे साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप अच्छे से फॉलो करें तो कोई भी आपको एग्जाम को ग्लोरियस कलर से क्रैक करने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मैं अपना रोल प्ले कर रही हूँ दोस्तों। मेरा सिर्फ मुंह नहीं पढ़ाता, मेरी सोल आपको पढ़ा रही है, आपने भी उसको फॉलो करना है ना। हर किसी को तलाश होती है श्री कृष्ण की, हर किसी को तलाश है अच्छे गुरु की, पर अर्जुन बनना कोई नहीं चाहता। मैं ये नहीं कहती मैं श्री कृष्ण हूँ, पर मुझे पूरा विश्वास है अपने कंटेंट पे, अपने टीचिंग टेक्निक पे, मैं अपना 100% दे रही हूँ, तो मुझे बच्चा भी वो 100% वाला चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और मैं साथ साथ में अब हम एक एक करके इसको पढ़ना शुरू करेंगे। साथ साथ में मैं आपको गाइड करती रहूँगी कहाँ पे कैसे आपने गूगल से भी सर्च करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर करना शुरू करते हैं। और बाकी जो और गाइडेंस होगी इसके रिगार्डिंग, जब ये हमारा सेशन क्लोज होगा, पूरी एज कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं आपको फिर गाइड कर दूंगी कि बाकी इसमें और क्या करना है। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी रिस्टोरेशन पीरियड है, ठीक है, ये 1660 से 1700 के टाइम पीरियड तक था। ठीक है, और यहाँ पे पीछे आपको एक राजा दिख रहा होगा जैसे बैठा हुआ है सिंहासन पे। तो रिस्टोरेशन पीरियड बेसिकली चार्ल्स टू का समय है ना। जैसे चौसर एज में चौसर मेन राइटर था, शेक्सपियरियन एज में शेक्सपियर मेन राइटर था, या हम उसे एलिजाबेथन एज कहते हैं क्योंकि जब एलिजाबेथ रानी थी। जाकोबियन में जेम्स टू राजा था। पुरितन एज की खासियत थी रिलीजियस रिजिडनेस थी। वैसे रिस्टोरेशन एज की खासियत है, जो चार्ल्स टू राजा बना था इंग्लैंड का, तो उसका जो टाइम पीरियड है 1660 से लेकर 1700 तक, उसके टाइम पीरियड को हम रिस्टोरेशन पीरियड कहते हैं, है ना। हर एज की कोई खासियत है, या तो उससे संबंधित कोई राइटर है,
या उससे संबंधित कोई किंग या क्वीन है या कोई पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पर रिस्टोरेशन एज से संबंधित है हमारा राजा। कौन सा राजा? चार्ल्स टू। ओके, चार्ल्स टू 1660 पे गद्दी पे बैठा था, 1700 में उतर गया। तो ये जो स्पैन है 1600 से लेकर 1700 तक, ये हमारा रिस्टोरेशन पीरियड कहलाता है ना। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि पीरियड जो है उसको क्यों कहा गया है, किस आधार पर कहा गया है। ठीक है जी। तो रिस्टोरेशन पीरियड हमारा है 1660 से 1700 तक, जब बेसिकली चार्ल्स टू गद्दी पे बैठा था। ठीक है। और खास बात क्या है दोस्तों, इस पीरियड में आपको फ्रेंच इन्फ्लुएंस भर भर के देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे बहुत सारे वर्क हैं जो इस पीरियड में आए, ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज के। पर क्या होता है ना, जब हम कोई वर्क लिखते हैं, क्या तो हमारा अपना टोटली ओरिजिनल होता है, पर 100 में से 99% ओरिजिनल नहीं होता है। आप कहीं ना कहीं से इंस्पायर होते हो, आप कहीं ना कहीं से मोटिवेटेड होते हो, आप कहीं ना कहीं से आपको कुछ आइडिया लगा होता है। ठीक है। तो रिस्टोरेशन पीरियड में जो भी आप वर्क देखेंगे ना, लिटरेरी वर्क, वो काफी हद तक फ्रेंच से प्रभावित होगा। जैसे फ्रेंच में, फ्रांस में जो वर्क लिखे गए हैं, फ्रेंच भाषा में जो वर्क लिखे गए हैं, कैसे वो वर्क लिखे गए हैं, क्या उनकी स्टोरी लाइन है, क्या थीम है, क्या कैरेक्टराइजेशन है, किस वे से राइटर ने लिखा है, वो ही स्टाइल फॉलो किया गया है इस पीरियड में। तो इसमें जो चीज रीस्टोर की गई, फिर से उसको मेंटेन किया गया, दैट वाज फ्रेंच का वर्क। जो फ्रेंच का स्टाइल था लिखने का, वो यहाँ पे जो है यूज किया गया है। ठीक है जी। रिस्टोरेशन पीरियड 1660 से 1700 तक, जब बेसिकली चार्ल्स टू राजा रहे हैं। ठीक है जी। और इसमें जो मेन इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, जिससे प्रभावित होकर इस एज के वर्क आए हैं, दैट इज फ्रेंच इन्फ्लुएंस। फ्रांस के लोगों ने फ्रेंच भाषा में जितना भी काम लिखा है, जो भी काम लिखा है, वहां से बहुत इंस्पायरेशन मिली है यहाँ के वर्क के लिए। ठीक है। तो ये होगी हमारी इंट्रोडक्शन डन। अब दोस्तों आगे इसमें, इस एज में डायरेक्ट राइटर्स लेने से पहले मैं आपको इस एज के कुछ लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली हम लिटरेचर पढ़ रही हैं, तो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी। लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जो मेन कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें मैंने कुछ राइटर्स, उनके कुछ वर्क एंड कुछ उनके लिटरेरी जॉनर कवर किए हैं, ताकि आप थोड़ा सा एक जो इस एज की जो लिटरेचर था, उसकी जो रूह थी, उससे आप थोड़ा जुड़ पाए, है ना। जैसे हम एक रिश्ता करने के लिए जाते हैं, किसी लड़का या लड़की को देखने जाते हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पता करते हैं ना कि हाँ जी क्या पढ़ी लिखी है, कैसी दिखती है, ये क्या पढ़ा लिखा है, कैसा दिखता है, कहाँ पे है। तो थोड़ा सा हम आइडिया लेते हैं, फिर खुद को मजबूत करते हैं, फिर हम आगे जाते हैं, राइट। तो उसी प्रकार से नो डाउट इस एज के राइटर्स, उनके वर्क लेना हम शुरू करेंगे। पर ठीक उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, और फ्रेंच इन्फ्लुएंस है वो तो हमें पता लग गया, पर थोड़ा सा और जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं, ताकि जो नशा लिटरेचर का चढ़े वो मस्त चढ़े। आइए। सो दोस्तों लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा ही, कुछ राइटर्स, कुछ उनके वर्क एंड कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूंगी, जिससे आप थोड़ा और अच्छे से इस समय के लिटरेचर को जान पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ जर्मी क्वाइलर को। दोस्तों जर्मी क्वाइलर एक ऑथर भी थे, राइटर भी थे, और एक क्लर्गी मैन भी थे। क्लर्गी मैन कौन होते हैं? जो बेसिकली चर्च में काम करते थे, तो ये चर्च से जुड़े हुए थे, रिलीजियस काइंड ऑफ पर्सन कह सकते हैं, और ऑथर भी थे। तो उनका एक वर्क है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या वर्क है उनका जो उन्होंने लिखा है? दैट इज शॉर्ट व्यू ऑफ इमोरलिटी एंड प्रोफेनेस ऑफ इंग्लिश स्टेज, जो 1698 में आया है। ठीक है, तो ये वर्क है, क्या नेम है इस वर्क का? शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोरलिटी एंड प्रोफेनेस ऑफ इंग्लिश स्टेज। ये कब आया है? 1698 में, 1698 में। और ये किसका है? जर्मी क्वाइलर का। जर्मी क्वाइलर की खास बात क्या है? वो ऑथर तो है ही, राइटर तो है ही, ये वर्क लिखा है, पर वो क्लर्गी मैन भी थे, चर्च से संबंधित पर्सन भी थे। ठीक है, आगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मेन टू टेंडेंसी थी इस समय, जो मेन पर्सपेक्टिव थे इस समय के लिटरेचर में, वो एक तो था रियलिज्म और एक था फॉर्मेलिज्म। ठीक है, तो जो भी, जैसे मैंने कहा ना, फ्रेंच से इन्फ्लुएंस होकर वर्क लिखा गया है, तो इसके अलावा और खास बात क्या है, जैसे रियलिज्म और फॉर्मेलिज्म जो है इस समय जो है ट्रेंडिंग में था, मतलब वो स्टाइल फॉलो किया जाता था। पहले मैं आपको बता देती हूँ रियलिज्म क्या है। रियलिज्म होता है रियलिटी बताना, तो रियलिटी बेस्ड चीजें लिखने पे यहाँ पे फोकस किया जाता था। ठीक है,
और पर ये रियलिटी वो रियलिटी नहीं थी जो असली वाली रियलिटी है, बल्कि वो आइडियलिज्म वाली रियलिटी होती है ना, कि आइडियल चीज, हमारी बहू कैसी हो ऐसी हो, हमारा बेटा कैसा हो ऐसा हो, है ना। जो हम किसी में अच्छा ढूंढते हैं, जो आइडियल ढूंढते हैं, जो मार्क सेट करते हैं, वैसा। तो इस समय आपको जो वर्क देखने को मिलेंगे उसमें जो रियलिटी है उसमें रियल है, जो हम आइडियलिज्म की बात करते हैं, आइडियल चीज़ों पे यहाँ पे फोकस किया गया है। अगर सोसाइटी को लेके भी कोई वर्क आया है तो सोसाइटी में क्या क्या अच्छा अच्छा है उस पर फोकस करना उस चीज़ के तहत किया गया है। और जो दूसरा है दोस्तों फॉर्मेलिज्म, फॉर्मेलिज्म ना बेसिकली ड्राइडन ने शुरू किया था। और फॉर्मेलिज्म का मतलब होता है एलिगेंट एक्सप्रेशन, एलिगेंट हो गया बहुत हाई फाई मैग्निफिकेंसेंस, एंड एक्सप्रेशन हो गया एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो फॉर्मेलिज्म की खास बात क्या थी, इसमें जो आपका जैसे लिखने का स्टाइल है वो काफी एलिगेंट था, वो काफी हाई फाई था, ठीक है। जैसे आप कोई वर्क लिखोगे तो उसमें जो लिखने का स्टाइल है, जो वोकैबुलरी आप यूज करोगे, जैसे स्टोरी लाइन करेक्टराइजेशन होगी, जैसे आप उस पूरे वर्क को पोर्ट्रे करोगे, वो काफी एलिगेंट होगा, है ना। जैसे एक रस्टिक सी या लेमैन लैंग्वेज नहीं होगी, अच्छी एंड हाई फाई लैंग्वेज होगी, और लिखने का तरीका भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये दो फैक्ट थे आपके रिस्टोरेशन एज में। पहला रियलिज्म, रियलिटी बेस्ड बातें करना, पर किस रियलिटी की, आइडियलिज्म वाली रियलिटी की, आइडियलिज्म अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। दूसरा है फॉर्मेलिज्म जिसे ड्राइडन ने शुरू किया था, जिसमें बेसिकली हम एलिगेंट एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन जो बहुत अच्छा है, बहुत एलिगेंट है। डन, क्लियर हो गया। तो लिखने का स्टाइल भी बेहतरीन और थीम भी आप आइडियल पकड़ रहे हो। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ ड्राइडन के बारे में। एंड दिस अनपॉलिश्ड रग्ड वर्ड्स आई चोज एज फिटेस्ट फॉर डिस्कोर्स एंड नियरेस्ट प्रोज। तो ये कई बार आता है कि ये लाइन किसने लिखी है ना। आपने देखा होगा पेपर में प्रश्न आते हैं कि हाँ जी कौन सी लाइन किसने लिखी है। तो ड्राइडन की दोस्तों ये लाइन है, क्या लाइन है, क्या स्टेटमेंट है, एंड दिस अनपॉलिश्ड रग्ड वर्ड्स आई चोज एज फिटेस्ट फॉर डिस्कोर्स एंड नियरेस्ट प्रोज। तो ड्राइडन ने लिखा था कि ठीक है जी, ये वाली जो अनपॉलिश्ड रग्ड वर्ड्स है इसको मैं फिट मान रहा हूं और चूज कर रहा हूं अपने प्रोज के लिए, ठीक है। तो जो ऊपर मैंने बताया फॉर्मेलिज्म ड्राइडन से जुड़ा है, जिसमें हम एलिगेंट एक्सप्रेशन यूज करते हैं, एक हाई फाई लैंग्वेज यूज करते हैं, पर ड्राइडन ने कहा इसे अनपॉलिश्ड रग्ड वर्ड्स है ना। अनपॉलिश्ड तो हो गया जो पॉलिश नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, रग्ड है, पर एक्चुअली में यही उसका अच्छापन था, ओके। जो फॉर्मेलिज्म में वो एलिगेंट एक्सप्रेशन ला पा रहा था, है ना। देखो जैसे एक शब्द होता है, एक अल्फाज होता है, शब्द की जगह जब अल्फाज बन जाए तो अच्छा लगता है ना, सुनने में ज्यादा कुछ इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो वही इंटरेस्ट था ड्राइडन के स्टाइल में, ठीक है। ड्राइडन के स्टाइल में द वे ही राइट, द वे ही डू कैरेक्टराइजेशन, द वे ही पोर्ट्रे द थिंग्स वाज जस्ट एलिगेंट इन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो उसका एक्सप्रेशन नो डाउट एलिगेंट था लिखने का, जिसे हम फॉर्मेलिज्म कह सकते हैं। पर ऐसे उसने कहा कि अनपॉलिश्ड रग्ड वर्ड्स है, इतनी मतलब नॉर्मल है, इसको मैं चूज कर रहा हूँ, पर एक्चुअली में ये बहुत ही बेस्ट था, है ना। यहाँ पे आपको चीज बताती हूँ, एक होती है बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज, है ना, एक होती है बहुत ही हाई फाई लैंग्वेज जिनके शब्द आपको समझ नहीं आएंगे, और एक ना कहीं बीच में होती है, जो ना बहुत हाई फाई होती है ना जो लेमैन होती है, बीच में होती है। ओके, सब समझ भी पाते हैं, रिलेट भी कर पाते हैं और इंजॉय भी कर पाते हैं, और वही तो लिटरेचर में होना चाहिए। अगर आपका लिटरेचर ऐसा है कि हर शब्द को पढ़ने के लिए डिक्शनरी खोलनी पड़े तो आप उसमें घुस ही नहीं सकते, आप उससे पहले बाहर निकल जाओगे, है ना। तो ड्राइडन की जो लैंग्वेज है वो उस बिल्कुल लेमैन और बिल्कुल हाई फाई के बीच में थी, जो लेमैन की तरह समझी भी जा सकती थी, जिसमें हाई फाइनेस वाला एक एलिगेंट एक्सप्रेशन भी था, ठीक है। डन। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, और ऐसी स्टेटमेंट बेटा पेपर में पढ़ती हैं तो आपने ऐसे घबराना नहीं है। एक तो 100 से 100% ऐसी स्टेटमेंट वाले नहीं होंगे, पहली बात। दूसरे नंबर पे जितने भी आपको प्रश्न आएंगे उसमें जो इतना मैं करा रही हूँ उसको आप अच्छे से कर लें, इंक्लूडिंग जो मैंने आपको एमसीक्यू दिए हैं उसमें ही जितनी आपकी स्टेटमेंट है आपकी हो जाएगी, आपका बेड़ा पार है, ठीक है। तो ये हमने किए लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक, थोड़ा और जानने की कोशिश किया कि इस एज में किस प्रकार से क्या था,
ठीक है। तो अभी के क्लास में ये रिस्टोरेशन एज की हमारी इंट्रोडक्शन थी, इसके रिलेटेड एक कैरेक्टरिस्टिक थी और मैंने एक स्ट्रैटेजी भी आपसे शेयर की, एक मोटिवेशन शेयर की है। आने वाले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे एंड ये महानुभाव राइटर और एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो को आपने लाइक कर लिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ऐप भी हमारा डाउनलोड कर लिया है और फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर लिया है। पॉकेट पढ़ाई आपको प्रोवाइड कराता है इंडिया में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कंटेंट। नो वन कैन बीट अस इन इट एंड वी आर श्योर अबाउट इट एज गॉड प्रॉमिस। तो मिलते हैं दिल से दिल तक एक और बेहतरीन सेशन में आने वाली क्लास में। टिल देन टेक केयर। ओहो सॉरी, एक चीज भूल गई, वो गूगल से क्या पढ़ना है वो बताना भूल गई। तो एक तो नॉर्मल रिस्टोरेशन एज को गूगल कर लेना, नॉर्मल सर्च करोगे इसके कैरेक्टरिस्टिक निकल आएंगे। इसके अलावा इसमें जो भी हमने राइटर किए ना, एक तो जर्मी क्वाइलर और इसका ये इमोरलिटी वाला वर्क कर लेना, रियलिज्म और फॉर्मलिज्म को भी गूगल कर लेना और ड्राइडन को भी एज अ राइटर गूगल कर लेना, ठीक है। तो दो राइटर आए गूगल करने को, जर्मी क्वाइलर और ड्राइडन। एक वर्क आया गूगल करने को जर्मी क्वाइलर का, ये शॉर्ट व्यू ऑफ इमोरलिटी एंड प्रोफेनेस ऑफ इंग्लिश स्टेज वाला, और दो आपको लिटरेरी कॉन्सेप्ट आए, रियलिज्म एंड फॉर्मलिज्म। नॉर्मल गूगल पे सर्च करो, बिल्कुल बहुत सारी चीजें खुलेंगी पर बिल्कुल टॉप पे जो सबसे पहले खुलती है वो 4 से 5 लाइनें, बस वो आपने नोट डाउन कर लेनी है, आपका बेड़ा पार पार पार। और अब तक तो आपको पता लग ही गया है, मैं जितना भी आपको पढ़ाती हूँ उसमें जो भी राइटर, वर्क, टर्म, कॉन्सेप्ट, उसको ही मैं आपको गूगल करने को कहती हूँ, ठीक है जी। तो हिंग लगेगी ना फटकरी और तैयारी हो जाएगी हमारी मस्तम मस्तम, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर आने वाले सेशन में, दिल से दिल तक पढ़ाई तक, ताकि इश्क मोहब्बत प्यार हम भी दें लिटरेचर को और लिटरेचर भी हमसे इश्क मोहब्बत प्यार करें। और 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ये मुझे गाना याद आ रहा है क्योंकि 7 समंदर तो पार करने हैं पर हंसते खेलते करेंगे और एग्जाम क्रैक करेंगे। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग, टेक केयर। पागलपंथी है ना मेरे में, अच्छी है पागलपंथी, अच्छी।